वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो। हेलो। जी फरमाइए भाजी। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया। एक तो आप बहुत अच्छी एडवाइस देते हैं, इससे हमारा बड़ा फायदा होता है। वो बहुत शुक्रिया, वेलकम जी। जी, दूसरा मैंने नेचुरलाइजेशन के लिए एक सवाल करना था। मैं अपनी नेशनैलिटी अप्लाई करनी है, उसके लिए मैंने एक बात ये पूछनी थी। मैंने एक कार लोन लिया था और वो कोविड की जॉब जाने की वजह से मैं डिफॉल्ट कर गया। तो बाद में कंपनी के साथ कुछ सेटलमेंट हुआ कि वो कुछ थोड़ी अमाउंट उन्होंने मुझे कहा कि आप दे दिया करें, और वो लेकिन हम आपकी लोन रेटिंग को ठीक नहीं रखेंगे। बहरहाल वो सेटलमेंट होगी और आज तक मैं इंस्टॉलमेंट्स दे रहा हूँ। अब मेरी जॉब भी लगी है, लेकिन उन्होंने इंस्टॉलमेंट थोड़ी सी बढ़ा दी है मेरी जॉब देखते हुए, मेरी इनकम देखते हुए। तो क्या ये मेरी नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन पर कुछ बैड इफेक्ट तो नहीं डालेगी ये चीज? और जो ये पेमेंट कर रहे थे, ये कोर्ट में जाने से पहले एग्री किया था, ये कोर्ट में गए थे वो? नहीं, ये कोर्ट से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, कोई कोर्ट वोट का चक्कर नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम मेरे भाई। पहली बात तो ये है कि जो नेचुरलाइजेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जो किसी भी एप्लीकेंट का जो करेक्टर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसका मतलब ये है कि उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का काउंटी कोर्ट जजमेंट या कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ कोई क्लाइम चला नहीं। और ये जो फाइनेंशियल मैटर है, ये बिटवीन क्रेडिटर जो इससे आपने लोन लिया था और आपके दरमियान में है, और आप पहले पे नहीं कर पा रहे थे या आपको होना मुश्किल हो गया था, अब आपके फाइनेंशियल हालात ठीक हो गए, इंस्टॉलमेंट बढ़ गई, पे कर रहे हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ, अगर किसी जगह पे उन्होंने आपके ख़िलाफ़ कोई काउंटी कोर्ट जजमेंट नहीं ली या कोई आपके खिलाफ़ केस नहीं किया और सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पेमेंट नहीं हो रही, जब हो रही है, तो फिर इन सूरत में नेशनलिटी की एप्लीकेशन पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो नेचुरलाइजेशन सेट है वो होम ऑफिस का या गवर्नमेंट की एक डिस्क्रिप्शन होती है, लेकिन ये मोस्ट लाइकली एक रिटर्न नहीं है, लेकिन कम से कम ये कॉमन कंसेप्ट है कि जो भी बंदा क्वालिफाइड कर रहा होता है वो उसको नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं। लेकिन सिर्फ कंडीशंस होती हैं 3-4 कि किसी के ख़िलाफ़ क्रिमिनल कन्विक्शन ना हो, उसके ख़िलाफ़ कोई CCJ ना हो, या कोई उसके खिलाफ कोई बार ना लगा हो। तो मेरे ख्याल में जो आपका मैटर है ये सिर्फ फाइनेंशियल इशू थे बिटवीन यू एंड द जिन्होंने आपको लोन दिए थे, गाड़ी दी थी, और आप म्यूचुअली अंडरस्टैंड कर गए हो, पे कर रहे हो, डिफ़ॉल्टर नहीं हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे पड़ेगा। आप बिल्कुल एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो उसकी रिक्वायरमेंट है नेचुरलाइजेशन की, वो अगर पूरी कर रहे हैं, जैसे लाइफ इन यूके टेस्ट है, B1 है, और उसके बाद आपने यहाँ पे 10 साल लीगल गुजारे हैं, कभी ओवर स्टे लीगल नहीं थे, तो वो जो बाकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं। तो जो आपका सवाल था कि क्या पेमेंट की वजह से रिफ्यूज़ करेंगे, मुझे लगता है कि वो आपकी एप्लीकेशन पे कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ना चाहिए। आप एप्लीकेशन करें एंड आई विश यू गुड लक। आपकी कॉल का शुक्रिया। देखें, ये हमेशा डिस्कशन होती है जब भी सवाल आता है, इसलिए थोड़ा सा इसमें मैं ब्रीफ कर देता हूँ कि या इंडेफिनेट की एप्लीकेशन हो तो उसके लिए ये, या कोई एक्सटेंशन एप्लीकेशन हो, या लीव टू रिमेन यहाँ पे हो, जो पॉइंट बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशंस होती हैं, उनके अंदर आपके एक टिक बॉक्स होते हैं कि आपने नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जो जो उस रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी है। मसलन इंडेफिनेट की जो रिक्वायरमेंट है, अगर किसी किस्म का अनफॉर्चुनेटली कोई आपके ख़िलाफ़ कोई जजमेंट भी हो या कोई पॉइंट लगे हों, तो फिर भी आपको इंडेफिनेट ग्रांट हो जाता है, सब्जेक्ट टू कि आपने इंडेफिनेट की बाकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं। मसलन आपने अगर 5 साल की बेस पे अप्लाई किया वर्क पे, तो 5 साल पूरे किए, अगर 10 साल की बेस पे 10 साल पूरे किए, तो उस वक्त टाइम इम्पोर्टेंट होता है कि आपने जो रिक्वायर्ड टाइम था टू मेक द एप्लीकेशन फॉर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन वो पूरा किया। या अगर आप किसी और, जैसे आप स्पाउस वीज़े पे हैं, तो क्या आपकी इनकम पूरी हो रही है, आपका रिलेशनशिप सब्सिस्टिंग है। नंबर 3, आपके पास आपने जो कोर्स पास करने थे वो किए हैं, जो लाइफ इन यूके या B1 है। तो उस वक्त सिर्फ आपकी टाइमिंग और आपकी रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। लेकिन जब नेशनलिटी की एप्लीकेशन आती है
और उस वक्त जो है वो सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट आता है वो करैक्टर के पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ऑफ कोर्स टाइमिंग इम्पोर्टेंट है नेशनलिटी के लिए भी या नेशनल सर्टिफिकेट के लिए भी, लेकिन मेनली यहाँ पे आके उन्होंने करैक्टर्स को ज़्यादा फोकस करते हुए वो डिसाइड करते हैं। तो इसलिए जो भी कोई दोस्त नेशनलिटी की एप्लीकेशन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि चेक कर लें कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जो आपने पहले बताई ना हो, ताकि वो हाइड में ना आए, या कुछ बताई तो उसमें कंट्राडिक्शन आ रही हो। तो अगर किसी किस्म का भी फंड बढ़ता है तो वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसलिए नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन करते हुए बड़ा केयरफुल होना पड़ता है आपको। तो नाज़रीन, जैसे हमने लास्ट वीक कहा था कि इस वीक हम जो डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल आ रहा है स्टूडेंट्स के बारे में, तो ये आज थोड़ी सी मैं चाहता हूँ कि ब्रीफ कर दूँ। लेकिन जो लोग अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्टूडेंट का हमेशा जो वीज़ा था ये लॉन्ग टाइम से ये एक प्रपोजल चल रहा है, ये ऑप्शन तो आ रही है, लेकिन उनको रिसेंटली जब से इन्होंने पोस्ट स्टडी वर्क स्टार्ट किया है, क्योंकि जो लोग समर 2021 के बाद क्वालिफाइड हुए हैं, जिन्होंने जुलाई 21 में कोर्स किया है, उसके बाद जो भी पास करेगा ग्रेजुएशन या मास्टर यूके के अंदर, वो पोस्ट स्टडी वर्क के लिए क्वालिफाइड करेगा फॉर 2 ईयर्स एंड देन अगर वो चाहे तो फिर परमानेंट वर्क परमिट में जा सकता है। इस वजह से काफ़ी सारी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड आ रहा है, अच्छे वीज़े ग्रांट हो रहे हैं और लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ रहा है यूके में टू कम इन द यूके एज ए स्टूडेंट वीज़े के लिए। ओके, अब उन पे जो चीज़ें कंसर्न हो रही हैं कि देखें यूनिवर्सिटीज़ हैं सिर्फ अवेलेबल यहाँ पे, कोई प्राइवेट कॉलेज नहीं है, और उनके जो कोर्सेज़ हैं वो मोस्ट लाइकली ईयर में 3 टाइम आते हैं। या आपके जो एडमिशन हो रहा होता है वो सितंबर में हो रहा है, सितंबर में ऑलमोस्ट ऑल ओवर द जितनी भी यूके के अंदर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी ही अपने मेन कोर्सेज को ऑफर कर रही होती हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी फिर जनवरी के सेशन में कर रही होती हैं, और कुछ अप्रैल जो मई का सेशन आता है उस सेमेस्टर में भी आपको लेती हैं, जो ब्रिजिंग कोर्स के लिए या फिर मेन कोर्स के लिए भी। ये तो 3 आई थिंक डिफरेंट टाइम पे एप्लीकेशन जा सकती हैं। अब सवाल आता है कि अगर आपने एडमिशन लेना है तो उसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन भेजते हो तमाम अलॉन्ग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उनका जो फॉर्म है फिल करते हो, लेकिन साथ आपने एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन आपने इस्टेब्लिश करना है कि आपके पास सफिशेंट इंग्लिश सर्टिफिकेट है। होम ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने ईच कंपोनेंट से 5.5 बैंड स्कोर करना है, और ओवरऑल भी ऑफ कोर्स 5.5 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी कंपोनेंट से आपका 5 से लेस है तो फिर आपको या रीटेक करना चाहिए, या फिर ये कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपना इंटरनल करती हैं, असेसमेंट करती हैं, उनसे सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, या फिर थर्ड ये कि आप एक प्री इंग्लिश कोर्स में एडमिशन लेके यहाँ पे आओगे और उसके बाद अपने मेन कोर्स की स्टडी करोगे। तो ये 3 ऑप्शन होती हैं टू मीट द क्राइटेरिया ऑफ द इंग्लिश। और बाकी साथ साथ आज बात करें, क्योंकि आज हमने ना 1 बाय 1 ये तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं फॉर द स्टूडेंट्स के लिए वो डिस्कस करनी है, और फिर फाइनली के आप इसके बाद आपकी सेटलमेंट कैसे हो सकती है। तो साथ ही साथ कॉल लेते हैं। जी फरमाइए। हेलो हेलो मेरे भाई आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका जी। सर मेरा सवाल है जी, मेरे पास इंडेफिनिट हो गई है तो मैं ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना है, उसके वेरी लिए गुड। क्या रिक्वायरमेंट है? मैंने ईस्टोल का टेस्ट कर लिया, लेवल 2 लेवल 3 ईस्टोल का, सो मैं ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई कर सकता हूँ? वो आपने कोर्स कौन सा कर लिया मेरे भाई? ईस्टोल का लेवल 2 लेवल 3 किया हुआ है मैंने। तो आपको इंडेफिनिट कब मिला था? सॉरी? आपने मेरे भाई इंडेफिनिट कब लिया है? हाँ जी इंडेफिनिट मिली है मुझे ना, तो मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो उसके लिए मुझे तो क्या रिक्वायरमेंट होगी, तो क्या करना चाहिए मुझे? ओके ठीक। ऑलरेडी मैंने ईस्टोल का कोर्स किया हुआ है, लेवल 2 लेवल 3 है। मेरे भाई कब किया था आपने इंडेफिनिट? में ये सवाल पूछ रहा हूँ, कब आपने इंडेफिनिट अप्लाई किया था? मैंने इंडेफिनिट मिल चुकी है मुझे ना, इंडेफिनिट मुझे आ गया है इंडेफिनिट ना, और मैंने ब्रिटिश पासपोर्ट करना है। ओके ओके मेरे भाई टीवी पे आंसर सुने, मेरा फ़ोन पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं शायद। ओके देखें मेरे भाई, आपको 2 चीज़ें बोलता चलूँ कि आप शायद मुझे कह रहे हैं कि आपने ईसोल 1 और 2 3 किया है। जब आपने नेशनलिटी की एप्लीकेशन करनी है या अपने नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, तो आपको 3 मेजर रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 कि आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास करना है।
नंबर 2 आपने इक्विवेलेंट टू द B1 कोर्स करना है। अगर आपने यूके से ग्रेजुएशन की है, यूके से मास्टर किया है, या कम से कम आइल्स में आपका जो है वो B1 इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिर्फ मेरी अंडरस्टैंडिंग जो ये है वो सिर्फ 2 कोर्सेज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं होम ऑफिस। नंबर 1 लाइफ जो है आइल्स का, और नंबर 2 ट्रिनिटी सेंटर से अगर आप पास करते हो वो भी इक्विवेलेंट टू द B1 सर्टिफिकेट, तो वो 2 चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं। ये ईसोल 1 और 2 शायद मैं शायद रिकॉल करना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप देख लें। और नंबर 3 ये ऑप्शन होती है कि अगर आपने कोई ऐसा सर्टिफिकेट या अपनी ऐसी डिग्री साथ लगाई है जो भी रिसेंटली ये साल पहले, और उसकी बेस पे आपको इंडेफिनिट मिला है, और उसी सर्टिफिकेट को आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आप मेक श्योर करना मेरे भाई, कि मुझे लगता है कि शायद अगर आपको इंडेफिनिट विदाउट इंग्लिश मिला है तो फिर केयरफुल होना कि आपने चेक कर लेना कि क्या आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो रेलेवेंट हैं या एप्लीकेबल हैं, और ये क्या उस रिक्वायरमेंट को मीट करते कि नहीं करते। अगर खुद आप असेस कर सकते हो बाय द गाइडेंस चेक कर लो, वरना किसी सॉलिसिटर को जाकर दिखा लें और वो आपको एडवाइस कर देंगे यस कि आपका ये जो कोर्स है इज़ इक्विवेलेंट टू द B1 है। नंबर 2 ये है कि आपने यहाँ पे लास्ट 10 ईयर्स में कभी भी एक दिन भी ओवरस्टे, इलीगल या विदाउट वीज़ा नहीं गुजारा, ये चेक कर लें। और नंबर 3 ये है कि ऑफ कोर्स आपने ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल करना है, अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं और प्रूफ लगाने हैं, और ये साबित करना है कि आपको इंडेफिनिट में हुए 1 साल हो गया है और आपको 10 साल लेते हुए यहाँ पे लीगल हो गए हैं, या अगर स्पोज वीज़े थे तो आपने जो 5 साल गुजारे वो लीगल हैं। तो जिस भी कैपेसिटी में आप अप्लाई कर रहे हो और वो तमाम जो रिक्वायरमेंट्स लगा दें, लेकिन इसमें डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा नहीं है, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देना पड़ती है, 2 रेफरेंस देने पड़ेंगे, फ़ीस लगानी पड़ेगी, और आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस में सबमिट हो जाएगी। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। मेरा टाइम पीरियड नेशनलिटी के लिए पूरा हो रहा है 5वें महीने में, मई में। मई, तो ठीक। उसके लिए मुझे ये पूछना, मैंने अपना लाइफ इन यूके एंड B1 दोनों पास कर लिए हुए हैं। राइट। तो इसका प्रोसीजर कितना लंबा होता है? कोई इस तरह का तरीका कि हमें पता हो कि इतने वीक में ये काम हो जाता है? तो मैं ये इन्फॉर्मेशन आपसे लेना आपने चाहती इंडेफिनिट अप्लाई करना मैडम? थी। नहीं, मैंने ब्रिटिश अप्लाई करना है। इंडेफिनिट काफ़ी टाइम का हो चुका है। ओके राइट है। पहली बात तो ये है कि आपने जो बोला कि आपने लाइफ इन यूके एंड B1 पास कर लिया, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो गए। अगर जैसे भी जो नेशनल की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स वो पूरी कर रहे हैं, फॉर्म फिल करते हैं, लेकिन नॉर्मली इस एप्लीकेशन में 3 से 4 माह लगते हैं। आप लकी हैं, खुद भी आप 4 वीक के बाद मिल जाए, लेकिन नॉर्मली फिर भी कीप इन माइंड के आप यू शुड एक्सपेक्ट के 4 मंथ तक का टाइम है। अगर आपने कोई कमिटमेंट्स करनी है, कोई हॉलीडे बुक करनी है, तो कम से कम मेक श्योर करना कि वो आपका फिर टाइम क्रॉस आपस में कोई कंट्रडिक्शन ना आए। लेकिन दूसरी सी साथ बात यह है कि अगर आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन पेंडिंग हो होम ऑफिस के साथ, तो आप अगर ट्रैवलिंग शेड्यूल करते हो तो आप ट्रैवल कर सकते हो। वाइल योर एप्लीकेशन पेंडिंग विद द होम ऑफिस, आपको ट्रैवलिंग बैन नहीं है, आपको अलाउ है, कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ मसला ये बनता है कि जब आपको नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाए, और उसके बाद हम ज़्यादा एडवाइस करते हैं कि प्लीज़ अवॉइड करें, उसके बाद जब तक आपके पास पासपोर्ट नहीं आता फिर ट्रैवलिंग ना करें। सर्टिफिकेट आने के बाद आपने ओथ लेना है, ओथ के बाद आपने पासपोर्ट की एप्लीकेशन करनी है जो 4 वीक में हो जाती है। तो लिहाजा वो जो 4-6-8 वीक हैं वो थोड़े से क्रिटिकल होते हैं। कुछ लोग कर लेते हैं, उनको कोई असर मतलब उन पे कोई इशू आता भी नहीं है, लेकिन होम ऑफिस पूछ सकता कि आपके पास नेशनलाइजेशन सर्टिफिकेट था तो आपने अप्लाई नेशनलिटी अप्लाई क्यों नहीं की। लेकिन कोई एमरजेंसी ट्रैवलिंग हो तो बेस्ट ठीक है, लेकिन अगर कोई हॉलीडे वगैरह हो तो उसे अवॉइड करना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि मैं बोलूँ आप कर सकते हैं तो फिर रोका जाए तो सवाल आए, लेकिन बोलूँ कि नहीं कर सकते तो आपको आने दिया जाए, बोलो ये वकील साहब को पता नहीं था। लेकिन आइडियली जो लॉ है वो ये है कि यस पेंडिंग एप्लीकेशन सफ़र करें, कोई इशू नहीं, लेकिन जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाए फिर बेस्ट होगा कि आप अपना पास अप्लाई कर लें, जब मिल जाए फिर जहाँ जाना चाहें आप जा सकते हैं। नाज़रीन, टाइम का ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो सर। जी है मैडम। यस सर, मैंने 2 सवाल पूछने थे। एक तो मैंने
नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया हुआ था, ठीक, वो लास्ट ईयर जुलाई की एंड में। राइट। तो अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया। कितना टाइम लग जाता है उस चीज़ को? सेकंड सवाल। तो सेकंड सवाल ये है कि इन्होंने लास्ट बोला था ना, जनवरी 1 और 2 को खोलेंगे हम वर्क परमिट 2 साल के लिए इंडिया को ओपन करने के लिए। वो अभी तक क्या खुला है या नहीं खुला? उसके बस ये दोनों सवाल के जवाब चाहिए आपसे। चलो, पहला मैडम जो सवाल था कि टाइम क्या लगेगा, नेशनलिटी की एप्लीकेशन नॉर्मल 4 to 6 मंथ में डिसाइड होती है, लेकिन आपने बोला 1 साल हो गया। आपके पास राइट है कि आप उनको ईमेल करें, फ़ोन करें, बताएं कि हमने केस डाला था, ये हमारा रेफरेंस नंबर है और अभी तक हम लोगों ने इसका अपडेट नहीं मिला, बताएं क्या जा रहा है। मेरे ख्याल में अगेन 6 मंथ में डिसाइड हो जाती है, लेकिन आई डोंट नो व्हाई दे जस्ट नॉट डिसाइड इज मोर देन 1 ईयर। लेकिन आपके पास राइट है, अगर आपने खुद या आपके वकील ने केस डाला हुआ है तो आप उनको चेज़ अप कर सकते हैं। जो दूसरा सवाल था आपका इंडिया के वर्क परमिट का, देखें काफ़ी चीज़ें प्रपोजल होती हैं, फिर उसके बाद जब तक लॉ नहीं बनता तो मतलब अनफॉर्चुनेटली आई कांट कमेंट्स। लेकिन अब ये है कि वेट करें, या कोई आएगी तो बता देंगे, शेयर कर देंगे, या न्यूज़ में आ जाएगा या यूके वीए की वेबसाइट पे आ जाएगा। लेकिन आज तक ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कोई स्पेशल वर्क परमिट निकाल रहे हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जो वर्क परमिट टीयर 2 है वो अवेलेबल है, जो लोग भी जनरल वर्क में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, और अगर वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है, बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक अपने प्रोग्राम में वर्क परमिट के ऊपर बात कर सकें। लेकिन वर्क परमिट अवेलेबल है और लोग अप्लाई कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी की बात हो रही है। कुछ केसेस शॉर्ट लिस्ट में होते हैं या शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में होते हैं, कुछ जनरल हैं, या कुछ लोग शॉर्ट वर्क के लिए भी आ सकते हैं। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के लिए निकाला था, मैंने कोई भी सुना नहीं। जब कोई आएगी बात तो आपसे लाजमी शेयर करेंगे। तो लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई। जी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। रियाज भाई, ये मेरा भाई है, वो उस 10 ईयर रूट पे है, तो वो मेरे 2 सवाल है। एक तो ये मेरे भाई 10 ईयर रूट पे, उसने लाइफ इन यू के पास किया, नेक्स्ट ईयर उसका इंडेफिनिटली हो रहा है, 10 ईयर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक ठीक। और उसके अलावा उसको तो लाइफ इन यू के पास करना है, और जो दूसरा टेस्ट है उसका मुझे आप एक्सपायरी बता दो, वो कब, यानी वो तो ठीक बस 2023 में और वो सेकंड start सवाल क्या है आपका मेरे भाई? indefinitely हो। सो सेकंड सवाल क्या आपका? सेकंड सवाल ये है कि ये जो अभी कुछ दिन पहले एक कानून पास हुआ था नेशनलिटी के बारे में कि यार ये नेशनलिटी किसी वक्त भी ले सकता है और ब्ला ब्ला ब्ला, इसके बारे में प्लीज आप थोड़ा वजाहत कर दें। काफ़ी सारी कॉलर जो हैं वेटिंग पे है। मैं लेकिन 2 बातें करता हूँ। पहली बात कि लाइफ इन यूके आपने पास करना है, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, और जो B1 है वो 2 साल के लिए वैलिड होता है, और उसके बाद आप उसको दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट होती है। लेकिन अगर वही आपने B1 यूज़ किया हो इंडेफिनिट के लिए, और फिर आप अगर टाइम बाद उसकी एक्सपायर हो भी जाए, तो अपन नेशनलिटी के लिए भी उसी सर्टिफिकेट को इस्तेमाल कर सकते हो। जो सेकंड सवाल था कि नेशनलिटी के बारे में जो लॉ पास हुआ है, उसमें काफ़ी सारे डिटेल्स है, लेकिन ये कि कोई बंदा यहाँ पे ब्रिटिश नेशनल कोई सीवियर क्राइम करेगा तो उसको यहाँ से उसकी नेशनलिटी वो कैंसिल करके या उसकी कर्टेल करके उसको डिपोर्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ बाय बर्थ ब्रिटिश नहीं होंगे। लेकिन उसके लिए अगेन कोई सीवियर क्राइम होता है, तो इसलिए ये तफसील में जाने के लिए बेस्ट है कि आप लोग स्टडी कर लें, देख लें, लेकिन कोशिश करें ना भी नेशनलिटी की बात हो, अवॉइड करें किसी किस्म के चीज़ में इन्वॉल्वमेंट के लिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा आपसे 2 सवाल हैं अपने भाई के लिए। जी मेरे भाई। पहला सवाल तो ये है मेरा कि उसने असलम किया हुआ इंग्लैंड में, ठीक है, तो उसको वर्क परमिशन है, ठीक है, उसके जो ARC कार्ड है उसके ऊपर वर्क परमिशन है उसको, तो क्या वो कोई भी कर सकता है? ठीक। सेकंड सवाल आपका? दूसरा सवाल मेरा ये आपसे कि क्या वो यूके में ड्राइविंग कर? ठीक। दोनों सवाल का आंसर सेम। जब आप देखें वो लेटर जो उसको कार्ड आया है उसके ऊपर लिखा हुआ है कि यू आर अलाउड टू वर्क बट लिमिटेड टू द शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट। आप वही काम कर सकते हो जो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर हैं। आप कोई भी जो
सोशल मीडिया है या होम ऑफिस की वेबसाइट है, वहाँ सर्च मारेंगे तो आपको शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट की तमाम लिस्ट बाहर आ जाएगी। उसके मुताबिक जो वो काम अगर उनको ऑथोराइज हो मिला है तो वो सिर्फ वो काम कर सकते हैं। बहुत कम होता है कि किसी भी पेंडिंग असाइलम एप्लीकेशन वाले को ओपन वर्क की इजाज़त हो। उनको लिमिटेड टू शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट की होती है। वो सर्च कर लें कौन कौन सी लिस्टें हैं और उसके मुताबिक उनको जॉब मिलती है तो उनको ऑथोराइज है। कुछ लोग कर रहे होते हैं, लेकिन ये हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर एम्प्लॉयर अपने होम ऑफिस से परमिशन मांगता है या उसे वेरीफाई करता है, जब वेरीफाई नहीं होता तो फिर नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए मेक श्योर कर लें कि क्या वो जो काम कर रहे हैं वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में है, तो वो ज़्यादा उनके लिए ठीक रहेगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली थी, मुझे तकरीबन 4 माह हो गए अपनी वाइफ होती है बच्चों का लॉन्ग रेजिडेंस पे ILR डाले हुए। तो आजकल को अंदाजा कि हाउ मच टाइम आर दे टेकिंग सर? ओके, आपके आंसर से पहले लास्ट कॉलर मेरे साहब ने किया था, उनको मैं बता दूं उनको मैं एक आंसर दिया था कि जो काम की परमिशन होती है असाइलम सीकर को वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट वाली होती है, लेकिन साथ उनका सवाल ये था कि वो ड्राइविंग काम कर सकता है। मेरे भाई जिनके पास यहाँ पे यूके के अंदर, उनका जो सेकंड सवाल का आंसर है, जिनके पास यूके के अंदर यहाँ पे लीगल लीव टू रिमेन नहीं होता, नंबर 1 उनको DVLA के लिए वो अप्लाई नहीं करने देते, नंबर 2 उनको बैंक अकाउंट खोलने नहीं देते, नंबर 3 मेरे ख्याल में जो उनका नेशनल इंश्योरेंस पे भी थोड़ा सा बार लगाते हैं। तो इसलिए जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए सबसे पहले उसको DVLA लेना पड़ेगा, फिर पास करना पड़ेगा। और नंबर वो ये है कि जो ड्राइविंग का काम है वो शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में भी नहीं आता। तो इसलिए वो आंसर वही था, लेकिन मैंने क्या बता दूं, मैं दिमाग में आ गया कि बता दूं ये भी कि मेक श्योर कर लें कि शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में जाएं और ड्राइविंग वाला मेरा ख्याल ऑप्शन उनके लिए एप्लीकेबल या अवेलेबल नहीं होएगा। जो मेरे भाई आपने बोला कि आपकी 4 माह से आपकी वाइफ की एप्लीकेशन पेंडिंग है, अगेन अंडर द इमिग्रेशन रूल जितनी एप्लीकेशंस होती हैं वो होम ऑफिस की पॉलिसी है, गाइडेंस है, और वो प्लेज करते हैं टू द पब्लिक कि हम अपनी तमाम पॉइंट बेस्ड सिस्टम एप्लीकेशंस 6 माह के अंदर अंदर डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन होती हैं या असाइलम की हो या आउट ऑफ द इमिग्रेशन रूल्स होती हैं, तो उनको 1 साल का उनकी एक स्ट्रेटजी है या उनका एक टारगेट है। लेकिन देखने में ये आया है कि 95 to 97% जो एप्लीकेशंस हैं वो विद इन 6 मंथ डिसाइड हो जाती हैं, लेकिन 3-4-5% चांसेस होता है कि एप्लीकेशंस वो उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। लेकिन अगर 6 माह में डिसाइड ना हो तो मोस्ट द टाइम जो होम ऑफिस है वो एप्लीकेंट को या उसके सोलिसिटर को लेटर भेजता है कि आपकी एप्लीकेशन 6 माह में डिसाइड हमारे करने की हमारा टारगेट था, लेकिन ड्यू टू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हम उसको रीच नहीं कर सके, लिहाजा इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा और लग सकता है ड्यू टू द कम्प्लेक्स ऑफ द मैटर। तो लिहाजा आप वेट करें, आप आराम से, तो मैंने ये नहीं कहता बैठे आराम से, लेकिन आप थोड़ा सा शांत हो जाएं। अगर 6 माह तक डिसीजन नहीं आता तो फिर आपके पास राइट है कि उनको लेटर ईमेल करें, लेकिन 6 माह से पहले उनको चेज़अप करना कोई अनटर्नल उसके इंतहाई कोई एमरजेंसी ना हो तो कोई मतलब बनता नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी रियाज भाई कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। टाइम शॉर्ट है, काफ़ी सारे कॉलर्स हैं, प्लीज़ सवाल एंड आंसर। अच्छा, मेरा क्वेश्चन छोटे से 2 क्वेश्चन है। एक Please. तो ये है कि मैंने अपनी सिस्टर के लिए विजिटर पाकिस्तान से अप्लाई किया था, तो 2 दिन पहले मुझे होम ऑफिस की तरफ से ईमेल आई कि उस जो आपने बैंक स्टेटमेंट पाकिस्तान से लगाई है वो क्लियर नहीं है, तो आप दोबारा उसको रीसेंड करें। वेरी तो गुड। मैंने उसको रीसेंड किया यस्टरडे, तो होपफुली कब तक जवाब आना चाहिए, इसके क्या असरात हैं आगे, क्या आपके प्यार का शुक्रिया और आपकी ख्वाहिश का। देखिए उन्होंने अभी आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे कर रहे हैं, कुछ पता नहीं असरात क्या होंगे, रिज़ल्ट क्या आएंगे। आपने कुछ अपने एप्लीकेशन की साथ डॉक्यूमेंट्स लगाए, लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं हैं, लिहाजा
इस पे कोई कमेंट्स नहीं कि क्या अब जो डॉक्यूमेंट्स क्लियर हो जाएंगे तो क्या रिजल्ट अच्छा आ जाएगा या नहीं थे तो नेगेटिव आएगा। जो केस वर्कर है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि जब मैं डिसाइड करूं तो वो मेरिट से भी करूं और मैं कोई ऐसा कोई लूप होल या कोई एम्बिगुइटी ना छोड़ूं कि कल को ये एप्लीकेंट ये गिला ना करे कि मेरे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली कंसिडर नहीं किए गए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप तमाम डॉक्यूमेंट्स एक ऐसे तरीके से परफॉर्म करें या उनको प्रेजेंट करें कि उसको बड़ा इजी हो डिसीजन लेना। लेकिन ना सम हो हम वी ऑल ज़्यादा ह्यूमन बीइंग, हमसे कोई चीज़ मिस्टेक हो जाती है तो वो अच्छा किया उस बेचारे ने या जो भी बंदा था या पर्सन था कि उसने आपको एक और अपॉर्चुनिटी दी कि ये चीज़ें मुझसे क्लियर नज़र नहीं आ रही, इसको दोबारा सबमिट कर दें जो आपने कर दी, अब आप वेट करें। विजिटर वीज़ा जो बाकी एप्लीकेशन को कम से कम 4-6 वीक में डिसाइड हो रही हैं, आप रिलैक्स करें। एंड आई विश फॉर यू गुड लक। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरे दो छोटे क्वेश्चंस हैं कि प्लीज तो प्लीज। काइंडली बता दें कि जो स्कीम आई है जो अर्ली इंडेफिनेट की जो जो बच्चों ने यहाँ पर 50% ऑफ द लाइफ कंज्यूम कर ली है जी और वो अंडर 18 to 21 है, जी मेरे बच्चे उस कैटेगरी में आते हैं, ठीक। तो वो ये स्कीम अभी लॉन्च हो गई है कि इसके लिए कोई उन्होंने डेडलाइन दी है कि आप कब तक कर सकते हैं? और दूसरा क्वेश्चन ये है, अपना अभी हमारे पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है और हमें और उस पर जाते हुए 8 साल हो गए हैं, तो इस इन द मीन अगर मेरी बेटी की शादी हम करते हैं और वो जाती है वापस आ जाती है तो उसको हम उसकी लीव को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं या उसको कैसे अपने साथ टैक्ट रख सकते हैं? उनके पास कौन सी लीव है? बता दें क्वेश्चन उनके पास क्या लीव है थोड़ा सा मेरे भाई? आपकी सबके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है। ओके, आपके बेटी के पास लिमिटेड लीव टू रिमेन है और किस बेस पे मिली थी? आपके बेस पे मिली हुई है, किसकी बेस पे मिली हुई है जी? प्राइवेट फैमिली एंड प्राइवेट बेस पे। ओके ठीक ठीक। ओके, पहली तो भाई जो बात हम करते हैं जो अर्ली सेटलमेंट स्कीम है, ये पहले हमने 2-3 प्रोग्राम में बड़ी अच्छी तफसील बताया था कि इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका जो पर्सन जो बच्चा है वो उसने कम से कम यूके के अंदर 5 साल लीगल गुजारे हों और उसने मोस्ट ऑफ लाइफ जो यहाँ गुजारी हो। और नंबर 3 ये था कि देखें उसकी एज जो है वो 18 साल से लेकर 25 के दरमियान हो। अब यूँ ज्यूम करो कि अगर बच्चा यहाँ पे आया था उस वक्त 1-2 साल का था और उसको बाद 7-8 साल गुजारने के बाद उसको लीव मिली, 5 साल गुजार लिए, तो 7 + 5 12 एंड 1 साल का था तो 13, तो 25 साल से कम है, 13 साल उसने उसकी एज हुई है, तो सॉरी 13 साल से गुजार लिए, तो टोटल वो 18 साल और 25 के दरमियान है, तो बिल्कुल वो क्वालिफाइड यहाँ कर जाएगा। अब शर्तें उसकी 3 थी कि नंबर 1 एटलीस्ट ही स्पेंड 5 ईयर्स इन द यूके, नंबर 2 उसकी एज 18 से 25 साल है और उसने मोस्ट टाइम यूके में गुजारा है कि अगर लेट्स से 21 है तो 11 ईयर यहाँ पे गुजारे हों, तो वो क्वालिफाइड करते हैं। वो स्कीम बिल्कुल लॉन्च है, जो बंदे क्वालिफाइड करते हैं वो उसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। एज़ फार एज़ के उन्होंने को सिर्फ ये कि अपने बाकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी होंगी वो करके एप्लीकेशन डाल दें। जिनकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी थी, कुछ लोगों ने उसको वेरी किया है और कुछ लोगों ने फ्रेश एप्लीकेशन की है, तो सब लोग अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं ख्याल थिंक जस्ट 2 महीने 3 महीने पहले ये लॉन्च हुई थी और इस पर हमने काफ़ी तफसील से बात की थी। सेकंड आपका सवाल ये है कि अगर आपकी बेटी के पास डिस्कशन लीव है तो क्या फ़ौरन जाके शादी करके वापस आ सकती है या वो स्पाउस वीज़ा? जो डिस्कशन लीव आप लोगों को मिली हुई है वो इस बेस पे मिली थी कि आपके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, और अब अगर कोई बंदा उसके बाद किसी अपने स्पाउस को या किसी बंदे को बुलाना चाहता है तो यस, अगर वो तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे होंगे तो उनको भी यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाएगी। जो डिस्कशन लीव के ऊपर बस एक कंडीशन होती है कि यू ओनली कैन स्टे आउट द कंट्री 90 डेज़ पर ईयर्स और 10 साल पूरे करते हुए अपने यहाँ पे इंटर अप्लाई करना है। और टोटल देखा जाए तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लें, 30 मंथ बन जाएंगे पूरे आपके 110 ये मंथ के अंदर। लेकिन मेन जो आपका सवाल था 120 मंथ के अंदर, जो आपका सवाल था कि 1 साल में हाउ लॉन्ग दे कैन स्टे आउट ऑफ द यूके, सो द ये any years on 1 year, so they only can stay no more than 90 days, less than 90 day गुजारने हों, 10 दिन गुजारे फिर महीना फिर 10 दिन तो कोई इशू नहीं। लेकिन ये द कंसेक्टिव और इन टोटल बस इन 90 डेज़ के अंदर अंदर आप रहें तो फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल के लिए कंट्रोल। आज काफ़ी कॉल्स थी, ख्वाहिश थी कि काफ़ी एक रैपिड आंसर दिए जाएं, लेकिन टाइम हमारा और आपका साथ यहाँ तक। जिन्होंने कॉल किया सर उनका शुक्रिया। मुझे नेक्स्ट वीक तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।